हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टाइट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि चैप्टर का लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी को हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को के एस पी, एस यानी सॉल्युबिलिटी, पी मींस प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली है क्या? यस, कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को जब आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो उसका मैक्सिमम कितना अमाउंट वहां पर डिसॉल्व हो पा रहा है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी, राइट। अभी जब हमने इनिशियली चैप्टर स्टार्ट किया था, वहां पे हमने इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन था? जो 100% डिसोशिएट हो रहा है। उसमें हमने एग्जांपल लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, राइट। वहां पे हमने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोशिएट होते हैं, यानी जितना अमाउंट आप इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लोगे वो पूरा का पूरा अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने बोला था कि वहां पे पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं होता है, राइट। उसके अलावा हमने उसमें एक एग्जांपल और दिया था स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जो पूरी तरीके से 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं, 100% पूरे के पूरे डिसॉल्व नहीं होते हैं। जितना अमाउंट आपने डाला वो पूरा का पूरा अगर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट, राइट। तो स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए ही हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पूरा डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपने जितना अमाउंट डाला वो पूरा अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो उसमें से कितना अमाउंट डिसॉल्व हो पा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो वही है जो डिसॉल्व हो पा रहा है, राइट। पूरा जितना अगर आपने 1 kg डाला तो 1 kg पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, उसमें से कुछ अमाउंट ही डिसॉल्व होगा। तो जो अमाउंट डिसॉल्व हो पा रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्युबिलिटी। अब हमने क्या किया यहाँ पे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी को हम मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर हमने यहाँ पर कंडीशन ले ली, या एक फिक्स यूनिट हमने सेट कर दिया कि हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के डिसॉल्व हुए, पर्टिकुलर सॉल्ट के कितने डिसॉल्व हो रहे हैं 1 लीटर के अंदर मोल्स, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी टर्म जो यूज में ले रहे हो क्या होगा? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट विच कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्वेंट की जगह हम 1 लीटर सॉल्यूशन बोले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो मेनली जो सॉल्युबिलिटी वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स डिसॉल्व हो सकते हैं वही क्या होगा? यहाँ पर सॉल्युबिलिटी होगा। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स which can be dissolved in 1 liter of solution, right? सेकंड, हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? अब जब आपने यहाँ पर स्पेरेंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाला तो वो पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे हमने बात किया वीक एसिड का, एसिटिक एसिड वो पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं होता है, उसका कुछ अमाउंट डिसोशिएट होता है। तो जो डिसोशिएशन के बाद आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका और जो आपने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया था उनके बीच में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद ही आप एसिटिक एसिड का पीएच निकालते हैं। सेम हम भी यहाँ पर वही करने वाले हैं कि जो आपने स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट वाटर के अंदर डाला वो पूरा का पूरा डिसॉल्व होने वाला नहीं है, राइट। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? इससे जो आयंस बनने वाले हैं हम यहाँ पर वही डीलिंग करने वाले हैं, या वही डील करेंगे उन्हीं सॉल्ट को या उन्हीं सब्सटेंस को डील करें जिनसे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो जब आपने यहाँ पे सॉल्ट को वाटर में डाला तो उससे आयंस बने, उस आयंस का और उस सॉल्ट के बीच में क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है उसी पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर उसकी सॉल्युबिलिटी को कंसीडर कर रहे हैं या उसको मेजर कर रहे हैं। और इक्विलिब्रियम पे जो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, यहाँ पे अभी हम देख लें कि अब आप यहाँ पे ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो पा रहे हैं, कुछ डिसॉल्व नहीं हो पा रहे। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा
जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, आयंस की साइज बढ़ रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो वाटर के साथ जो इंटरेक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसका हाइड्रेशन कम होता जाएगा, तो उसका सोलिबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो आपने पढ़ा होगा जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो बेरियम सल्फेट का सोलिबिलिटी क्या होता है, कम होता है, राइट। तो वही रीजन हम यहाँ पर यूज में लेने वाले हैं कि यहाँ पर इंटरेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हाइड्रोलिसिस वहां पर उसका कम हो रहा है, इसलिए उसका सोलिबिलिटी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। अब हम किसी भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, सपोज हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट एंड उसका सोलिबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं इसमें सिंपल सोलिबिलिटी। सिंपल सोलिबिलिटी यानी वाटर के अंदर आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व किया, वाटर के अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोल्व किया तो उसका सोलिबिलिटी वहां पर क्या रहने वाला है। तो हम यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कोई सॉल्ट है AB सॉल्ट, जब आपने इसको डिसोल्व किया सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे इसका मीन सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है वो क्या है, सॉलिड। तो यहाँ पे आपने इसको डिसोल्व किया तो डिसोल्व करने पर क्या बन रहा है, A प्लस प्लस B माइनस, राइट। तो ये एक्वस फॉर्म में आ गया, राइट। अब हम इसकी सॉल्युबिलिटी को किससे डिनोट करेंगे, S से। S क्या होगा यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी, और ये क्या होता है, मोल पर लीटर में आप यहाँ पे इसको मेजर करते हैं, यानी 1 लीटर में कितने मोल्स यहाँ पर डिसोल्व हो पा रहे हैं। तो मोल पर लीटर क्या हुआ, ये मोल पर लीटर क्या होता है, मोलेरिटी, यानी आप यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म में देखना चाह रहे हैं कि 1 लीटर में कितने मोल्स यहाँ पर डिसोल्व हुए, उससे ही आप क्या बोल रहे हैं, मोलेरिटी, यानी एक तरीके से एक्टिव मास ही है, मोलेरिटी ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि सपोज कि इसके S मोल यहाँ पर डिसोल्व हो पा रहे हैं। सपोज आप इस तरीके से एग्जांपल लीजिए, NaCl, CaCl2, AlCl3, सपोज ये सॉल्ट आपके पास है, ठीक है। सपोज यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, या हम ऐसे सिंपल देख लेते हैं कि अगर आपने इसका 1 मोल डाला तो ये क्या हुआ, 1 मोल ऑफ Na प्लस 1 मोल ऑफ Cl माइनस बना। अगर ये पूरा का पूरा डिसोल्व हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो आप क्या बोलेंगे, इसका सोल्युबिलिटी क्या होगा, 1 मोल पर लीटर, राइट। अब इससे कितने आयंस बनेंगे, 1 मोल Na प्लस और 1 मोल ऑफ Cl माइनस, तो आप क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन में Na प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर, 1 मोलर, वॉल्यूम हम यहाँ पे 1 लीटर के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसका 2 मोल आपने लिया और ये यहाँ पे डिसोल्व हो जाता है Ca2 प्लस और 2Cl माइनस में, तो अगर ये 1 मोल था तो कितने 1 मोल और 2 मोल बनेगा। अगर आपने 1 लीटर में इसका 2 मोल डाला तो आप क्या बोलोगे, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 2 मोल, और Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, 4 मोल। तो यहाँ से इसका कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा 2 मोल एंड 4 मोलर। अगर आपने यहाँ पे 1 मोल ऑफ AlCl3 लिया तो Al3 प्लस का कितना, और 3Cl माइनस, तो अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल से कितना, 1 मोल ऑफ Al3 प्लस एंड 3 मोल ऑफ Cl माइनस, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर एंड 3 मोलर, राइट। तो जितना यहाँ पे इसका डिसोल्व हो पा रहा है हम उसी के मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका सोलिबिलिटी मान लें कि S मोल पर लीटर है, राइट, S मोल पर लीटर, ये क्या कंसीडर कर रहे हैं हम इसका सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड विच कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में इसका S मोल डिसॉल्व हो रहा है, हमने ये नहीं बोला कि इनिशियली लिया है, हम क्या बोल रहे हैं, S मोल डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर इसका S मोल डिसॉल्व हुआ तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो S मोल अगर डिसॉल्व हो रहा है तो यानी S मोल आयंस में चेंज हो चुके हैं। तो अगर ये S मोल है तो कितना मोल यहाँ पे A प्लस का बनेगा, S मोल पर लीटर, दोनों के S मोल बनेंगे, राइट। ये 5 नहीं है, ये S है। तो अगर मैं इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP निकालना चाहूं तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो ये एक तरीके से क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे हम KSP की बात करें तो KSP क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ये क्या है, AB क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1, तो ये हट जाएगा, तो KSP कितना बचेगा यहाँ पर, A प्लस इंटू B माइनस, राइट। तो अब यहाँ पे जो KSP है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, solubility product KSP is similar to equilibrium constant and
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में यहाँ पे जो Ksp का वैल्यू होगा वो भी किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा, राइट। अब ये तो हमने यहाँ पर ए बी सॉल्ट की बात की है, हो सकता है आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट गिवन हो तो उसका Ksp आपको कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है कि सपोज आपको गिवन है A2B, राइट। A2B सॉलिड फॉर्म में था, आपने इसको डिसॉल्व किया तो क्या बनेगा 2A प्लस एक्वस प्लस B 2 माइनस, राइट। आप इसको डिसोशिएट कर देंगे ना यहाँ पे, अब इस पे आपको कैसे पता लगेगा कि प्लस साइन होगा, कि जो हम साइन होता है वो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्रिस क्रॉस करके लिखते हैं, जैसे Na पे प्लस है Cl पे माइनस है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्रिस क्रॉस करके लिखेंगे तो NaCl मिल जाएगा, Ca पर 2 प्लस है Cl पे माइनस 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर क्रिस क्रॉस करके लिखेंगे तो CaCl2 मिलेगा। सिमिलरली AlCl3 है, इस पे 3 प्लस होता है इस पे माइनस होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम क्रिस क्रॉस करके लिखते हैं तो AlCl3 आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे A पे कितना होगा +1, B पे कितना होगा 2 माइनस, तो ये क्या बना 2A प्लस प्लस B 2 माइनस। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर था तो जब ये डिसॉल्व होगा तो S मोल पर लीटर क्या बता रहा है कि 1 लीटर में इसके S मोल डिसॉल्व हो रहे हैं। हमने इनिशियल कितना लिया था उससे मतलब नहीं है, कितना डिसॉल्व हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। इनिशियली तो आपने कितने ही मोल लिए हो, हम यहाँ पर किसकी बात करें, कितने डिसॉल्व हो रहे हैं, तो S मोल इसके डिसॉल्व हो रहे हैं तो S मोल आयंस में चेंज हो रहे हैं। अगर S मोल आयंस में चेंज हो रहे हैं तो 1 मोल से 2 बनेगा तो S से कितना बनेगा 2S मोल, और यहाँ पे कितना बनेगा S मोल, राइट। तो अगर आप इसका Ksp निकालना चाहें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, ये तो इसका एक्टिव मास तो 1 लेना है, तो A का एक्टिव मास स्क्वायर और B का एक्टिव मास, राइट। अब A का एक्टिव मास कितना है, यहाँ पे 1 लीटर में कितने मोल है 2 मोल 2S मोल, तो 2S पर लीटर 2S मोल पर लीटर, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा 2S स्क्वायर इंटू S, राइट। तो ये कितना होगा Ksp इसका 4S3, राइट। ऐसे आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट सोल्ट के Ksp को कैलकुलेट कर सकते हैं। A3B सॉल्ट सपोज आपको गिवन है, A3B सॉल्ट सॉलिड है, डिसोशिएट होगा। अच्छा अब यहाँ पे A2B हो या AB2 एक ही बात है, दोनों से सेम ही फॉर्मूला निकलेगा। A3B तो A3B यहाँ पे जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा 3A प्लस प्लस B 3 माइनस, राइट। अब इसका सॉल्युबिलिटी हम देते हैं S मोल पर लीटर, यानी इसके S मोल 1 लीटर में डिसोल्व हो पा रहे हैं, तो S मोल डिसोल्व हो रहे हैं यानी S मोल आयंस में चेंज हो रहे हैं। 1 मोल से 3A प्लस बनेगा तो S मोल से कितना बनेगा 3S, 1 से 1 बन रहा है तो 3S से कितना बनेगा S। तो इसका Ksp अगर आप निकालना चाहें तो इसका Ksp क्या होगा, यहाँ पे कौन सा n है A प्लस, उसका जो भी कोफिशिएंट होगा कहाँ चला जाता है पावर में B3 माइनस, तो A प्लस के कितने मोल्स हैं 3S मोल, 1 लीटर में 3S मोल्स हैं तो कंसंट्रेशन कितना होगा 3S क्यूब इंटू S, तो कितना हो जाएगा 27S पावर 4। और देख लेते हैं गिवन आपको A3B2 सॉल्ट, तो जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा 3A प्लस एक्वस प्लस 3A2 प्लस 2B 3 माइनस, राइट। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है यानी इसके S मोल डिसॉल्व हो पा रहे हैं, यानी S मोल आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर 1 मोल आयन में कन्वर्ट होता है तो 3 मोल ऑफ A2 प्लस और 2 मोल ऑफ B3 माइनस बनता है। तो अगर S मोल कन्वर्ट होगा तो S मोल से कितना बनेगा, S से कितना बनेगा 3S एंड 2S, राइट। तो अगर हम इसका Ksp निकालना चाहें तो Ksp कितना होगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको पावर में डाल देंगे। रिएक्टेंट यहाँ पे सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा 1, सो Ksp विल बी इक्वल टू A2 प्लस पावर 3 B3 माइनस पावर 2। तो A2 प्लस का एक्टिव मास कितना होगा यहाँ पे 3S मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में 3S मोल है यानी 3S क्यूब इंटू 2S स्क्वायर, तो 3 क्यूब कितना होगा 27S पावर 3 इंटू 4S स्क्वायर, तो Ksp विल बी इक्वल टू 108S पावर 5, राइट।
तो इस तरीके से आपको Ksp का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला की बात की, आपको कुछ भी फॉर्मूला गिवन हो सकता है, तो उन फॉर्मूलाज का Ksp आपको निकालना आना चाहिए। मेथड ये सिमिलर आपको फॉलो करना है। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं Ksp कैसे निकालना है। ए क्यू बीपी आपको गिवन है, तो ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, ये सॉलिड है, सभी कंपोनेंट यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ए पे क्या चार्ज रहा होगा, P प्लस, और बी पे क्या चार्ज रहा होगा, Q प्लस, राइट। ए कितना है Q और B कितना है नंबर में P, राइट। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S हुआ तो ये क्या बनेगा, QS एंड PS, राइट। तो KSP क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ A पावर P प्लस इंटू पावर Q इंटू BQ प्लस पावर P, राइट। तो पुट कर दीजिए, तो AP प्लस का क्या है QS पावर Q इंटू PS पावर P, राइट। तो ये इसका Ksp हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे S का पावर Q है, S का पावर P है, तो दोनों का बेस सिमिलर है, तो इसको और कैसे ले सकते हैं, Q पावर Q इंटू P पावर P इंटू S पावर Q प्लस P, राइट। ये तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, आपको ऐसा देके पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकंड हम AgCl की बात करें। AgCl जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। इसका सॉल्युबिलिटी अगर S मोल पर लीटर है, एक मोल से एक मोल बनता है, तो S मोल से कितना बनेगा S, तो Ksp कितना होगा इसका, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, यानी S इंटू S मीन्स S स्क्वायर। Ag2CO3 की बात करें, डिसोशिएट होगा क्या बनाएगा, 2Ag प्लस प्लस CO3 2 माइनस, अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो इससे कितना बनेगा, एक से दो बनता है, तो इससे कितना बनेगा 2S एंड S, राइट। तो इसका Ksp क्या हो जाएगा, Ag प्लस जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में डाल दीजिए, CO3 2 माइनस, राइट। तो इसका सॉल्युबिलिटी कितना है 2S स्क्वायर S, तो कितना मिल जाएगा 4S क्यूब। HgCl2 की बात करें, डिसोशिएट होगा क्या बनाएगा, Hg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। इसका सॉल्युबिलिटी अगर S मोल पर लीटर है, यानी S 1 लीटर में S मोल डिसोल्व हो रहे हैं, तो यहाँ से कितना बनेगा S एंड 2S, सो Ksp कितना हो जाएगा, Hg2 प्लस इंटू Cl माइनस स्क्वायर, Hg2 प्लस कितना S इंटू 2S स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4S क्यूब। Hg2Cl2 की बात करें, डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, जो Hg है वो प्लस फॉर्म में नहीं मिलता है, वो जब Hg पे प्लस फॉर्म होता है तो वो हमेशा डाइमेरिक फॉर्म में ही मिलेगा। तो यहाँ पर Hg2Cl2 से Hg2 2 प्लस बनेगा, 2Hg प्लस यहाँ पर नहीं बनेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो Hg का प्लस फॉर्म होता है वो हमेशा डाइमेरिक फॉर्म में मिलता है, तो ये क्या होगा Hg2 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर था, तो यहाँ से कितना बनेगा, एक से एक बनेगा, तो ये भी कितना बनेगा S, एक से कितना बनेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2S, तो इसका Ksp कितना हो जाएगा Hg2 प्लस, राइट। इसका तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, Hg2 2 प्लस, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, और Cl माइनस का कोफिशिएंट स्क्वायर, तो S एंड 2S स्क्वायर, सो वी विल गेट 4S क्यूब, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर Ksp को कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी, राइट। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट सिमिलर वही जो हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कि जब आप वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। तो सिमिलर वैसे हम यहाँ पे करेंगे कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में स्पेरिंगली इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो स्पेरिंगली मींस एक तरीके से वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो स्पेरिंगली इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस्ड, तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप सिमिलर वैसे ही करते हैं जैसे आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन किया था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको गिवन है NaCl, या पहले हम लेते हैं कि आपको गिवन था AgCl, राइट। इसका Ksp आपको गिवन था
10⁻10। तो अभी हम इसका सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करें तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा यहाँ पर कि सपोज AgCl के S मोल 1 लीटर में डिसोल्व हो पा रहे हैं तो Ag+1:1 की रेशियो के अकॉर्डिंग Ag+ के कितने मोल मिलेंगे S मोल पर लीटर एंड S मोल पर लीटर। तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हुआ S। तो अभी हमें इसका सॉल्युबिलिटी निकालना है तो इसका सॉल्युबिलिटी आप Ksp के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो इसका Ksp क्या होगा एक्टिव मास ऑफ Ag+ इनटू एक्टिव मास ऑफ Cl-। तो ये एक्टिव मास कितना होगा S² किसके बराबर Ksp के बराबर 10⁻10। तो इसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा 10⁻5 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में 10⁻5 मोल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो हमने क्या किया वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करी। अब हम कॉमन आयन की बात करते हैं कि कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in presence of 0.1 मोलर NaCl, राइट। इसका Ksp गिवन है वही 10⁻10। अब देखिए NaCl तो क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट होगा तो NaCl से क्या मिलने वाला है Na प्लस Cl-। तो NaCl कितना 0.1 मोलर था, जब डिसोशिएट होगा तो 0.1 मोलर Na+ एंड 0.1 मोलर Cl- आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जब हम AgCl की बात करेंगे तो जब AgCl डिसोशिएट हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या Ag+ एंड Cl- प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब यहाँ पे Cl- सॉल्यूशन में कहां से आ रहा है NaCl से भी आ रहा है और AgCl से भी आ रहा है। लेकिन आप गौर फरमाइएगा कि जब यहाँ पे अकेला AgCl वाटर के अंदर प्रेजेंट था तो उससे कितना Cl- बन रहा था 10⁻5। अभी भी क्या 10⁻5 बनेगा क्या नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पे इस Cl- की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और ये रिएक्शन कहां जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये सॉलिड बनाना शुरू कर देगा, यानी इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब Cl- की प्रेजेंस में इसका कुछ सॉल्युबिलिटी होगा, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी होगा वो इनिशियल के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0.1 के वजह से 0.1 Cl- 10⁻5 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है ना। जो NaCl से Cl- बन रहा है वो AgCl के Cl- से जा रहा है तो ये क्या करेगा इस रिएक्शन को कहां भेजेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। लेट न्यू सॉल्युबिलिटी S' है। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे Ksp क्या होगा Ag+ इंटू Cl-। अब आपको बोला है कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो Ksp में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप सॉल्यूशन में कुछ भी मिला दीजिए। तो अब Ag+ का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है S', Cl- का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना होगा S' प्लस 0.1 जो आपको NaCl से मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे 0.1 के रेस्पेक्ट में S' को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे, जब ये अकेला AgCl था तो ये 10⁻5 मोल Cl- बना पा रहा था। अब यहाँ पे 0.1 मोलर के रेस्पेक्ट में इससे जो Cl- बनेगा AgCl से वो और भी कम हो जाएगा। तो 0.1 के रेस्पेक्ट में जो 10⁻5 का 5 से भी कम का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पर S' जो भी निकलेगा उसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे Cl- कितना बचेगा 0.1 इक्वल टू 10⁻10। तो S' कितना हो जाएगा 10⁻9 मोल पर लीटर, यानी नया सॉल्युबिलिटी NaCl की प्रेजेंस में कितना हो जाएगा 10⁻9 मोल, यानी 1 लीटर में अब कितने मोल डिसॉल्व हो पा रहे हैं 10⁻9, पहले कितने हो पा रहे थे 10⁻5, राइट। तो कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या हो गया डिक्रीज हो गया है, राइट। तो चलिए इसके बेसिस पर क्वेश्चन से देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन आपको कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ऑक्सलेट Ag2C2O4 in 10⁻2 मोलर पोटेशियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन Ksp ऑफ सिल्वर ऑक्सलेट गिवन है 10⁻10, राइट। अब देखिए यहाँ पे शायद ये कंफ्यूजन आपको होगा कि कैसे पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन में कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या कौन सा स्पेरेंगली सोल्यूबल है कौन सा पूरा सोल्यूबल हो जाएगा। तो जहां पर Ka या Kb गिवन होता है वही वीक एसिड या वीक बेस होता है। जिस एसिड का Ka और Kb गिवन ही ना हो यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा। वैसे जिस सॉल्ट का Ksp गिवन नहीं हो उसको क्या कंसीडर करना है स्ट्रॉन्ग कंसीडर करना है। जिसका Ksp गिवन हो या जिसका Ksp पूछा गया हो वो क्या होगा स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में सिल्वर ऑक्सलेट क्या है उसका Ksp गिवन है तो वो क्या है वीक सॉल्ट है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्पेरेंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट है। बट K2C2O4 क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो यहाँ पे जब K2C2O4
डिजोल्व होगा। अच्छा, हम यहाँ पे कंपेरिजन भी देख लेते हैं। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2C2O4 in 10⁻⁻2 मोलर K2C2O4 एंड इन प्योर वाटर। दोनों कंडीशन हम देख लेते हैं, राइट। जब कॉमन आयन इफेक्ट है वब भी और कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है तब भी। तो इन प्योर वाटर की पहले हम बात करें, इन प्योर वाटर यानी जब पोटेशियम ऑक्सिलेट नहीं है, केवल सिल्वर ऑक्सिलेट है, तो जब सिल्वर ऑक्सिलेट डिसोशिएट होगा Ag2C2O4 तो उससे क्या बनने वाला है 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस, राइट। तो प्योर वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी S था, तो इससे कितना बनेगा, ये S बनेगा और ये कितना बनेगा 2S बनेगा। तो इसके KSP की हम बात करें तो KSP कितना हो जाएगा यहाँ पे 2S स्क्वायर इंटू S मीन्स कितना 4S क्यूब कितने बराबर 10⁻10 के बराबर, राइट। तो यहाँ से S क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻10 अपॉन 4, 1/4 कितना होता है 0.25, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻12। तो S आपको मिल जाएगा कितना 25 क्यूब रूट माइनस 12 का क्यूब रूट कितना होगा 10⁻4। तो ये आपको सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा मोल पर लीटर में, राइट। अब ये तो हमने क्या किया यहाँ पे प्योर वाटर की बात की। अब जब सिल्वर ऑक्सिलेट के अंदर आपने पोटेशियम ऑक्सिलेट प्रेजेंट है तो वहां पे उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा। अच्छा, आपको ये स्टेटमेंट बोला है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या होता है सप्रेस होता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की वजह से जो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए सप्रेस होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो प्योर वाटर के अंदर इतना है, पोटेशियम ऑक्सिलेट की प्रेजेंस में कितना होगा वो भी हम देख लें। तो पोटेशियम ऑक्सिलेट तो क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोशिएट होगा 2K प्लस C2O4 2 माइनस, राइट। ये चीज आप अंडरस्टूड रहना कि यहाँ पे जो ये वो सॉलिड फॉर्म में होगा और ये बाकी ये सब एक्वस में होंगे, ठीक है। तो सॉलिड से क्या बना एक्वस में चेंज हो गए, ठीक है। तो ये कितना था 10⁻², ये कितना बनेगा 2 इंटू 10⁻², 100% डिसोशिएट हो रहा है 10⁻²। अब हम बात करें सिल्वर ऑक्सिलेट की Ag2C2O4 जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा इक्विलिब्रियम पे रहेगा 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस। तो यहाँ पे प्योर वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी S था, यहाँ पे हम क्या मान लें S डैश, क्यों क्योंकि यहाँ पे जब ये अकेला था तो 10⁻4 मोल के लगभग यहाँ पे वाटर में डिसोल्व हो पा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये यहाँ पे पहले 10⁻4 मोल थे, अब वहां पे ऑक्सिलेट आयन आपने ऊपर से मिला दिए, ऊपर से कितने मिला दिए 10⁻2 मोल पर लीटर, तो इतना मोल मिलाया है। तो ये ऑक्सिलेट का पहले कितना था यहाँ पर 25 क्यूब रूट इंटू 10⁻4। अब क्या 10⁻2 10⁻4 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है क्या, यस ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इस ऑक्सिलेट आयन की वजह से इस रिएक्शन को कहां भेजेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा कम होगा। कम सॉल्युबिलिटी होगा तो पहले वाला सॉल्युबिलिटी और बाद वाला सॉल्युबिलिटी दोनों डिफरेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे S डैश सपोज इसका सॉल्युबिलिटी है तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा 2S डैश एंड S डैश, राइट। ऑक्सिलेट कितना होगा टोटल जो यहाँ से बन रहा है प्लस जो ऊपर से बना था सॉल्यूशन में, टोटल यही तो होगा। ऊपर कितना बना था 10⁻²। अब हम क्या बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी पहले से ही कम था, अब कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड में गई होगी तो इसका सॉल्युबिलिटी और कम हो गया होगा। तो S डैश का वैल्यू 10⁻2 के रिस्पेक्ट में क्या रहा होगा नेग्लिजिबल रहा होगा। तो हमने क्या किया S डैश को 10⁻2 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसका KSP कितना होगा Ag प्लस स्क्वायर इंटू C2O4 2 माइनस, तो Ag प्लस कितना है यहाँ पर 2S डैश स्क्वायर इंटू 10⁻2। KSP कितना है 10⁻10, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2S डैश स्क्वायर इक्वल टू 10⁻8। इसको इधर भेज दिया और यहाँ पे 2S बोथ साइड रूट ले लेंगे 10⁻4 और S कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻5 मोलर और मोल पर लीटर। तो आपने नया सॉल्युबिलिटी देखा कि नया सॉल्युबिलिटी इनिशियल के रिस्पेक्ट में क्या हो गया है यहाँ पर और कम हो गया है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गिवन आपको KSP of SRF2 is 8 into 10⁻10, then calculate its solubility in water and in presence of 0.1 molar sodium fluoride solution। KSP of SRF2 आपको गिवन है 8 into 10⁻10 मोल क्यूब लीटर पावर -3, राइट। वो तो यूनिट आप इजीली निकाल लेंगे, यूनिट क्या होगा। हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करते हैं, आपको सॉल्युबिलिटी यहाँ पे बताना है प्योर वाटर में क्या होगा और
NaF की प्रेजेंस में क्या होगा। तो पहले हम प्योर वाटर की बात करते हैं। प्योर वाटर में क्या होगा, SrF2 सॉलिड से जब डिसोशिएट होगा क्या बनाएगा, Sr2 प्लस प्लस 2F माइनस, राइट, एक्वस फॉर्म में दोनों आ जाएगा, राइट। तो अगर इसके एस मोल आयंस में कन्वर्ट हो पा रहे हैं तो इसका सोलिबिलिटी क्या होगा, एस मोल पर लीटर, राइट। जब ये यहाँ पर डिसोल्व हो पा रहा है, इसके एस मोल डिसोल्व हुए हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, एस यहाँ पे एस मोल यहाँ पे इसके मोल पर लीटर डिसोल्व हो पाएंगे और इसका 2s मोल यहाँ पे इसका सोलिबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो अगर हम केएसपी की बात करें तो इसका केएसपी क्या होगा, Sr2 प्लस इंटू F माइनस जो भी कोफिशिएंट है पावर में डाल दीजिए अपॉन SrF2, इसका सॉलिड तो एक्टिव मास तो 1 रहने वाला है तो उसको हटा दीजिए। Sr2 प्लस कितना होगा S 2s स्क्वायर तो कितना होगा 4s क्यूब। तो यहाँ पे केएसपी कितना है इसका 8 इंटू 10⁻⁻10, तो F को s क्यूब मिल जाएगा कितना 2 इंटू 10⁻10 एंड s कितना मिल जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻10 क्यूब रूट, राइट। थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करें, यहाँ पे इसको क्यूब रूट की फॉर्म, क्यूब रूट के से सॉल्व हो सके ऐसी फॉर्म में ले आते हैं, 200 इंटू 10⁻12 क्यूब रूट, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 200 का क्यूब रूट कितना हो सकता है, 5 का कितना होगा 25, 6 का कितना होगा ये 5 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा इंटू 10⁻4 मोलर। यहाँ पे इसका सॉल्युबिलिटी होगा इन प्योर वाटर के अंदर। अब यहाँ पे हम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम फ्लोराइड की बात करें, कितना है 0.1 मोलर। तो सोडियम फ्लोराइड का केएसपी तो गिवन है नहीं, मींस ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, Na प्लस F माइनस बनाएगा। ये अगर 0.1 है तो ये कितना बनेगा 0.1। अब SrF2 जब डिसोशिएट होगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम फ्लोराइड तो क्या बनाएगा, बनाना तो Sr2 प्लस F माइनस ही है, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, जो F माइनस है वो इसके सॉलिबिलिटी को सप्रेस करेगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो भी क्या इसका सॉलिबिलिटी इनिशियल वाला होगा क्या, नहीं होगा, कुछ नया सॉलिबिलिटी होगा S डैश। तो यहाँ पे S डैश से कितना बनेगा S डैश एंड 2S डैश। अब जो F माइनस का कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कितना होगा 2S डैश प्लस 0.1। अब हम क्या बोलते हैं, पहले S डैश कितना था 5 इंटू 10⁻4 के लगभग, 2S कितना होगा 10 इंटू 10⁻4, राइट, यानी 10⁻3 के अप्रॉक्स वैल्यू होगा। तो क्या 10⁻3.1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा क्या, यस हो जाएगा, क्योंकि ये तो कब है 10⁻3 तो कब है, जब ये अकेला वाटर में प्रेजेंट था। अब यहाँ पे F माइनस की वजह से इसका रिएक्शन कहाँ जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका सॉल्युबिलिटी 5 इंटू 10⁻4 इंटू 2 से भी कम होता जाएगा, राइट, और कम हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं 0.1 के रेस्पेक्ट में 2S डैश को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ केएसपी तो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, तो केएसपी तो वही रहने वाला है Sr2 प्लस इंटू F माइनस स्क्वायर। Sr2 प्लस का सॉल्युबिलिटी कितना है S डैश इंटू F माइनस का सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना है 0.1, केएसपी कितना है 8 इंटू 10⁻10। अच्छा कोफिशिएंट यहाँ पे था ये स्क्वायर, तो S डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 10⁻8 मोल पर लीटर, यानी अब सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻4 से 10⁻8 तक ये डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या है, वही जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर आपको लास्ट टॉपिक याद है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, और वैसे जो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हमने जो एसिड बेस कैलकुलेशन किया था, एसिड बेस का पीएच, उसमें दो वीक एसिड एक साथ जब प्रेजेंट है तो वहां पे भी हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाली बात की थी, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात करें, दो स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट अगर एक साथ प्रेजेंट हो एक ही सॉल्यूशन में तो जो उनका सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, यानी दोनों में अगर कोई कॉमन आयन प्रोड्यूस हो रहा होगा तो उस कॉमन आयन की वजह से दोनों की सॉल्युबिलिटी में क्या होगा कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, क्योंकि कॉमन आयन की वजह से क्या होता है सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, तो उस कॉमन आयन की वजह से दोनों की सॉल्युबिलिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वही सॉल्युबिलिटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। आपको गिवन है बेरियम सल्फेट एंड स्ट्रोंशियम सल्फेट, कैसे आप साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। गिवन आपको BaSO4 प्लस SrSO4 दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दोनों स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट हैं। तो जब आप यहाँ पे इनकी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जब बेरियम सल्फेट डिसोल्व होगा डिसोशिएट होगा सॉलिड से क्या बनाएगा Ba2 प्लस SrO4 2 माइनस एक्वस,
राइट। सेकेंड SrSO4 जब डिसोशिएट होगा क्या बनाएगा, Sr2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस, राइट। अब जब ये दोनों सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो रहे हैं और जब इनका इक्विलिब्रियम आ चुका है तो हम उस पॉइंट पर इनकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, यानी हम सॉल्युबिलिटी कब देख रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो यहाँ पे सपोज इक्विलिब्रियम आने के बाद इसके S1 मोल डिसोल्व हुए हैं और इसके S2 मोल्स यहाँ पे डिसोल्व हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे S1 डिसोल्व हुआ है तो यहाँ पे कितने मोल्स S1 मोल मिलेंगे, यहाँ पे इसके कितने मिलेंगे S1, यहाँ से S2 मोल डिसोल्व हुआ है तो इसका कितना मिलेगा S2 और इसका कितना मिलेगा S2। अब ऐसा SO4 2 माइनस दोनों में कॉमन आयन है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉमन आयन है, तो आप क्या करेंगे SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन दोनों रिएक्शन से आपको लेना है। तो SO4 2 माइनस के मोल दोनों रिएक्शन से कितने होंगे, यहाँ पे कितना होगा S1 प्लस S2 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी हमने ये कंसीडर किया कि S1 एंड S2 आर solubility are not solubility, it is simultaneous solubility, यानी दोनों की प्रेजेंस में एक दूसरे का solubility क्या होगा, जब SrSO4 प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में BSO4 का solubility S1 है और इसकी प्रेजेंस में SrSO4 का solubility S2 है, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, राइट। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे अगर आपको KSP निकालना है तो KSP क्या होगा, KSP1 Ba2 प्लस इंटू SO4 2 माइनस, तो Ba2 प्लस कितना है S1 इंटू S1 प्लस S2 और KSP2 की हम बात करें तो KSP2 कितना होगा यहाँ पर Sr2 प्लस इंटू SO4 2 माइनस मीन्स S2 इंटू S1 प्लस S2, राइट। अब आपको यहाँ पे S1 S2 का रेशियो अगर कैलकुलेट करना है कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का रेशियो क्या होगा, तो S1 S2 का रेशियो अगर आप लेना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे KSP1 और KSP2 का अगर आप रेशियो ले लें, KSP1 और KSP2 का रेशियो ले लें तो किसके बराबर होगा, Ba2 प्लस इंटू SO4 2 माइनस अपॉन क्या है Sr2 प्लस इंटू SO4 2 माइनस, तो Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी S1 इंटू S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 किसका सॉल्युबिलिटी होगा, जो कॉमन होगा दोनों में, राइट। S1 प्लस S2 अपॉन S2 इंटू S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 में से यहाँ पे S1 प्लस S2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KSP1 अपॉन KSP2 का रेशियो किसके बराबर, S1 और S2 के रेशियो के बराबर होगा। अगर आपको KSP1 और KSP2 का वैल्यू गिवन है तो उसकी वैल्यू से आपको S1 और S2 के बीच में रिलेशन पता लगेगा। S1 और S2 के बीच में रिलेशन पता लग गया तो आप यहाँ पे S1 और S2 का कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। आप क्या करेंगे, S2 का S1 की फॉर्म में पुट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे S1 का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ पे सिमिलरली आप क्या करेंगे, S2 को S1 की फॉर्म में पुट कर देंगे तो यहाँ से आप S1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, या S1 को S2 की फॉर्म में पुट कीजिए तो आप S2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, KSP1 किसके बराबर, मल्टीप्लाई किया S1 स्क्वायर प्लस S1 S2 और इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे कितना होगा, KSP2 इक्वल टू S2 स्क्वायर प्लस S1 S2। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 1 प्लस 2 से आपको क्या मिलेगा, KSP1 प्लस KSP2 किसके बराबर, S1 स्क्वायर प्लस 2S1 S2 प्लस S2 स्क्वायर, इसको आप क्या ले सकते हैं, KSP1 प्लस KSP2 किसके बराबर, S1 प्लस S2 स्क्वायर। तो S1 प्लस S2 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, S1 प्लस S2 का वैल्यू क्या, रूट KSP1 प्लस KSP2 के बराबर, राइट। ये फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, ये समझने की इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ही हो सकता है यहाँ कोफिशिएंट 2 भी मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेरिवेशन समझने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये आपको डेरिवेशन समझना है, रटना नहीं है कि यही फॉर्मूला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला केवल यही नहीं है, वो कोफिशिएंट के बेसिस पे आपको रिलेशन चेंज हो जाएगा, बट ये समझना है कि आप क्या क्या तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो S1 प्लस S2 आपको मिला। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, S1 का वैल्यू कितना होगा, KSP1 अपॉन S1 प्लस S2, राइट। और यहां से S2 का वैल्यू क्या होगा,
KsP2 अपॉन S1 प्लस S2। तो यहां से आप S1 का वैल्यू क्या बोलेंगे, कितना होगा, KsP1 अपॉन रूट KsP1 प्लस KsP2, और S2 का वैल्यू कितना होगा, KsP2 अपॉन रूट KsP1 प्लस KsP2, राइट। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे इनमें रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको, कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ AgHCN एंड AgBr इफ Ksp of AgHCN is 10⁻12 and Ksp of AgBr is 5 × 10⁻13, राइट। तो सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल इजी है, पहले आप वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से सॉल्व कर पाए। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी की बात की तो AgHCN और AgBr दोनों ही एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो जब ये डिसोशिएट होंगे तो क्या बनेगा, Ag प्लस HCN माइनस एंड Ag प्लस Br माइनस, राइट। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी यानी दोनों की प्रेजेंस में एक दूसरे का सॉलिबिलिटी क्या होगा, हम कंसीडर करते हैं कि किसका सॉलिबिलिटी S1 है और इसका सॉलिबिलिटी S2 है, यानी इसके S मोल इसकी प्रेजेंस में डिसॉल्व हो पा रहे हैं और इसके S2 मोल इसकी प्रेजेंस में डिसॉल्व हो पा रहे हैं। तो इसके कितने मोल बनेंगे, S1, ये कितना बनेगा S1, ये कितना बनेगा S2, ये कितना बनेगा S2। Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपको दोनों तरफ से लेना है, तो Ag प्लस क्या होगा, S1 प्लस S2। अब बिकॉज Ag प्लस कॉमन है तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, Ag प्लस की कंसंट्रेशन दोनों तरफ से सिमिलर आपको मिलना चाहिए। अब आपको यहाँ पे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी निकालना है, मींस S1 और S2 का वैल्यू ही क्या होगा, यहाँ पे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी होगा, राइट। तो अब आपकी इच्छा हो जैसे कैलकुलेट करें, तो मैं क्या करता हूं, पहले यहाँ पे इनका Ksp की बात करता हूं। तो Ksp क्या होगा यहाँ पे, Ag प्लस इंटू HCN माइनस, तो Ag प्लस कितना, S1 प्लस S2 इंटू HCN माइनस कितना है S1, एंड Ksp2 कितना होगा, Ag प्लस इंटू Br माइनस, Ag प्लस कितना है S1 प्लस S2 इंटू Br माइनस कितना होगा S2। तो अगर हम दोनों का रेशियो ले लें, Ksp1 अपॉन Ksp2, S1 प्लस S2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ क्या होगा S1 अपॉन S2। तो Ksp1 कितना होगा यहाँ पर, Ksp1 मींस AgHCN का 10⁻12 अपॉन 5 × 10⁻13, तो रेशियो क्या होगा S1 अपॉन S2। तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, S1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S2, राइट। तो आपको S1 और S2 का वैल्यू ही निकालना है। तो S1 और S2 का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हम Ksp1 के अकॉर्डिंग बात करें, Ksp1 कितना हो जाएगा यहाँ पे S1 प्लस S2 इंटू S1, तो S1 को 2S2 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 2S2 प्लस S2 इंटू 2S2, तो ये कितना हो जाएगा 3S2 इंटू 2S2, 6S2 स्क्वायर, तो Ksp1 इक्वल टू 6S2 स्क्वायर, तो S2 कितना हो जाएगा यहाँ पे Ksp अपॉन 6 रूट। तो Ksp1 आपको कितना मिला, Ksp1 कितना गिवन था आपको 10⁻12 अपॉन 6 रूट, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻6 अपॉन रूट 6। 1 अपॉन रूट 6 का वैल्यू होता है 0. आप कैलकुलेट कीजिएगा 0.408 इंटू 10⁻6, राइट। तो आपको S2 का वैल्यू मिला, S2 क्या होगा यहाँ पे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ AgBr, और S1 क्या होगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ S2 मींस 2 इंटू 0.408 इंटू 10⁻6 मींस 0.816 इंटू 10⁻6। तो ये आपको S1 का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी ऑफ AgHCN एंड AgBr, राइट। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इस रिलेशन से भी कर सकते हैं जो हमने निकाला था। S1 क्या होगा Ksp1 अपॉन रूट Ksp1 प्लस Ksp2, और S2 का वैल्यू क्या होगा Ksp2 अपॉन रूट Ksp1 प्लस Ksp2। दोनों से आपको सिमिलर आंसर मिलने वाला है, तो जो आपको बेटर लगे वो रिलेशन आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो 1:1 का था, इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज में ले पा रहे हैं। आप डिराइव करके देखेंगे तो भी आपको वही रिलेशन मिले। चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रेशियो ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्रोमेट इज 1:2.24 at equilibrium. Total barium ion concentration in solution of barium sulfate and barium chromate is 1.8 into 10⁻5. Then calculate Kp of both compound, right। आपको गिवन है equilibrium total barium ion concentration in a solution of barium sulfate। तो barium sulfate और barium chromate एक ही solution में प्रेजेंट है,
उस कंडीशन में आपको बेरियम आयन का कंसंट्रेशन गिवन है, राइट। तो यानी एक जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, दोनों ही एक में ही प्रेजेंट है और दोनों के केस भी बताने, यानी दोनों ही क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो अगर हम बेरियम सल्फेट की बात करें, बेरियम सल्फेट जब डिसोशिएट होगा क्या बनाएगा, Ba2 प्लस एक्वस प्लस SO4 माइनस एक्वस, एंड बेरियम क्रोमेट जब डिसोशिएट होगा क्या बनाएगा, Ba2 प्लस एक्वस प्लस CrO4 माइनस एक्वस, राइट। अब यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली डिसोल्व हो रहे हैं, सोल्यूबल हो रहे हैं, तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी हम इसका S1 ले लेते हैं, इसका S2 लेते हैं कि इसका S1 मोल यहाँ पर डिसोल्व हो रहा है। जितना लिया है उतना डिसोल्व नहीं होगा, हम जो डिसोल्व हो रहा है हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। S1 डिसोल्व हो रहा है, हो सकता है आपको 100 मोल गिवन है, 100 मोल में से केवल 5 मोल ही डिसोल्व हो रहे हैं, तो वो 5 मोल ही सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर इसका S1 मोल डिसोल्व हो रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा, S1 एंड S1। इसका S2 मोल डिसोल्व हो रहा है तो इसका यहाँ पे कितना मिलेगा, S2 एंड S2। अब बेरियम आयन दोनों में कॉमन है, तो बेरियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे दोनों से आपको लेना पड़ेगा, तो S1 प्लस S2 एंड S1 प्लस S2 बेरियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब आपको गिवन है बेरियम आयन का कंसंट्रेशन, यानी S1 प्लस S2 का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अगर आपको केस पे निकालना है तो आपको S1 का वैल्यू भी पता होना चाहिए और S2 का वैल्यू भी पता होना चाहिए, तो ही आप हर आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर निकाल पाएंगे। अच्छा, हम KSP1 के अकॉर्डिंग बात करें, KSP1 क्या होगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस, तो बेरियम आयन का कंसंट्रेशन कितना, S1 प्लस S2 इंटू S1, एंड KSP2 क्या होगा, बेरियम क्रोमेट के लिए कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन, तो बेरियम कितना होगा, S1 प्लस S2 और क्रोमेट कितना होगा, S2। तो अगर हम दोनों का रेशियो ले लें तो दोनों का रेशियो आपको क्या मिलेगा, KSP1 अपॉन KSP2 किसके बराबर, ये रेशियो आपको गिवन है कितना, 1 अपॉन 2.24। इन दोनों का रेशियो ले लें तो S1 प्लस S2 से S1 प्लस S2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, S1 अपॉन S2। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, S2 किसके बराबर होगा, 2.24 टाइम्स ऑफ S1, राइट। और दूसरा आपको गिवन है यहाँ पे बेरियम आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है, इतना है, तो बेरियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, S1 प्लस S2, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस किसके बराबर, S1 प्लस S2 के बराबर, तो यहाँ पे ये कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁵। S2 का वैल्यू आपको पता है इन टर्म ऑफ S1, तो क्या होगा, S1 प्लस 2.24, S1 इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट कितना है, 3.24 S1 equal to 1.8 into 10⁻⁵. So from this we can get S1 equal to 1.8 into 10⁻⁵ upon 3.24, right? तो ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.8 टाइम्स, तो ये कितना मिलेगा, 10⁻⁵ अपॉन 1.8, राइट। तो S1 का वैल्यू आपको मिला, राइट। S1 और S2 के बीच में रिलेशन क्या है वो आपको पता है, S1 और S2 के बीच में रिलेशन आपको पता है, तो आपको S1 का वैल्यू मिला तो S2 का वैल्यू भी यहां से आपको मिल जाएगा। सो S2 विल बी इक्वल टू कितना, 2.24 इंटू S1 मीन्स 2.24, S1 का वैल्यू कितना है, 10⁻⁵ अपॉन 1.8, राइट। तो आपको S1 मिला, S2 मिला, S1 प्लस S2 का वैल्यू आपको पता है कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो आप KSP1 बेरियम सल्फेट क्या होगा, S1 प्लस S2 इंटू S1, तो S1 प्लस S2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 1.8 इंटू 10⁻⁵, इंटू S1 का वैल्यू कितना है, 10⁻⁵ अपॉन 1.8, तो कितना हो जाएगा ये, 10⁻⁻10। तो KSP1 आपको मिला। KSP2 कितना होगा, अगेन S1 प्लस S2 इंटू S2, S1 प्लस S2 का वैल्यू कितना है, 1.8, ये रहा S1 प्लस S2 का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵, इंटू S2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, S2 का वैल्यू कितना होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ S1, तो S2 का वैल्यू कितना होगा, 2.24 टाइम्स ऑफ S1, तो 2.24 इंटू S1 का वैल्यू कितना मिला, 10⁻⁵ अपॉन 1.8,
1.8 से 1.8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Ksp2 कितना मिलेगा 2.24 इंटू 10⁻10, राइट। तो इस तरीके से आप Ksp1 और Ksp2 को कैलकुलेट कर देंगे, राइट। प्यारे बच्चों, हमने आज जो भी पढ़ाया उसको आप ठीक से रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और जो भी डाउट है वो पूछिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।